हेलो माय डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम करते हैं आपके एडिटोरियल एंड ओपिनियन की क्लास में, जिसमें हम डेली बेसिस के ऊपर करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर, आईआर और एसए के रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, चाहे उनमें हमारी ओपिनियंस हैं, एडिटोरियल्स हैं या हमारे आर्टिकल्स हैं, इनके हम एक डिटेल्ड और एग्जाम ओरिएंटेड डिस्कशन तो करते ही हैं, लेकिन इनका बैलेंस अप्रोच के साथ एनालिसिस भी करते हैं, जो हमारे सीएसएस और पीएमएस एग्जाम्स प्रिपरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। डियर एस्पिरेंट्स, ये जो हमारी डिस्कशन है, ये जो हमारा सेशन है, ये फॉर द होल ईयर रहेगा 2026। जितने भी हमारे एस्पिरेंट्स हैं वो अपने डेली बेसिस के ऊपर न्यू डेवलपमेंट्स को, न्यू अपडेट्स को कवर कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पता है क्या है? वो है आपकी नोट्स मेकिंग। तो मैंने पहले भी अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर ये बात क्लियर की हुई है कि आपने नोट्स मेकिंग अपने हाथों से करनी है। तो आई होप आपने इस चीज़ को अंडरस्टैंड किया यहाँ पर। इसके अलावा माय डियर एस्पिरेंट्स, आप स्क्रीन पर मेरे एवेल्युएशन सेशन की डिटेल्स देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहता हूँ आपको। देखें, अगर एस्पिरेंट्स को या स्टूडेंट्स को उनकी मिस्टेक्स के बारे में, कहाँ कहाँ पर वो लैग कर रहे हैं, कौन कौन से उनके वीक एरियाज़ हैं, डेली बेसिस के ऊपर अगर उनको फीडबैक दिया जाए तो यहाँ पर स्टूडेंट्स और एस्पिरेंट्स ईजिली अपनी मिस्टेक्स के ऊपर काम कर सकते हैं। जहाँ जहाँ पर वो लैग कर रहे हैं वहाँ पर जो है वो अपना काम कर सकते हैं, जो उनके वीक एरियाज़ हैं उनको वो इम्प्रूव कर सकते हैं। तो अगर आप ये एवेल्युएशन सेशन ज्वाइन करते हैं तो आपको डेली बेसिस के ऊपर फीडबैक दिया जाएगा, और वो भी आपके पेज के ऊपर नहीं दिया जाएगा, बल्कि 1-on-1 इंडिविजुअल बेस्ड आपके साथ मीटिंग होगी और सारी चीज़ें आपको कवर करवाई जाएंगी। बाकी डिटेल्स आप जो है वो स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो है वो आपको एवेल्युएशन सेशन के अंदर जो है वो कवर करवाई जा रही हैं। डेली बेसिस के ऊपर असाइनमेंट्स भी लिखवाई जाएंगी, मॉक टेस्ट भी होंगे, यहाँ पर आपके फुल फ्लैज जो है ऐसे भी आपको जो है वो लिखवाया जाएगा। ठीक है, तो और बाकी रीडिंग मटीरियल्स है और बाकी चीज़ें भी जो है आपको प्रोवाइड की जाएंगी। आई होप आपने अंडरस्टैंड किया होगा। और अब हम चलते हैं अपने इंपॉर्टेंट लेक्चर की तरफ। लेकिन आपको पता है कि हम यहाँ पर डेली बेसिस के ऊपर एक फिलॉसफिकल और लिटरेरी स्टेटमेंट को लाजमी डिकोड करते हैं। देखिए, ये हमारे सीएसएस और पीएमएस के ऐसे के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती हैं। ठीक है, अगर आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग स्लो है और अगर आपके आइडियाज़ जल्दी पिक नहीं हो रहे या आप डेवलप नहीं कर पा रहे, तो आपको डेली बेसिस के ऊपर जो है एक लिटरेरी या फिलॉसफिकल स्टेटमेंट को लाजमी आपने डिकोड करना है। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग भी फास्ट होगी और आपके आइडियाज़ भी डेवलप होना शुरू हो जाएंगे। तो आज हमारे पास जो इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है, बेसिकली ग्रीक फिलासफर हैं हेराक्लाइटस, ये क्या कहते हैं, इस स्टेटमेंट्स को यहाँ पर अंडरस्टैंड करते हैं। देखिए, देयर इज नथिंग परमानेंट एक्सेप्ट चेंज। इसके कहने का मतलब यह है कि कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है, लेकिन एक चीज़ आपकी मुस्तकिल है और वो परमानेंट है, और वो क्या चीज़ है? बेसिकली चेंजिंग्स, कि तब्दीलियाँ, या आप कह सकते हैं कि तब्दीली ये परमानेंट है। देखें, एग्जाम्पल के साथ इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। हम बात करते हैं कि लाइफ क्या है? लाइफ इज़ द नेम ऑफ द डिफ़िकल्टीज एंड डिलाइटफुल। ऐसे ही बात करते हैं कि खुशी और गमियाँ या मुश्किलात जो है वो आती रहती हैं, है ना। अप्स एंड डाउन्स आपको देखने को मिल सकते हैं, फ्लैक्चुएशन लाइफ के अंदर हमें देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो अगर आप खुश हैं तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पर खुशी जो है वो परमानेंट नहीं है। ठीक है, आपको गम का सामना भी करना पड़ेगा। अभी अगर आप मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है आपको, तो आप ये देख सकते हैं कि फ्यूचर के अंदर आपके लिए आसानियां भी पैदा हो सकती हैं। अगर आप आज सिविल सर्विस एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ रहा है, कहीं पर आपकी रीडिंग अच्छी नहीं है, कहीं पर आपको राइटिंग का मसला आ रहा है, कहीं पर आपके आइडियाज़ डेवलप नहीं हो रहे, कहीं पर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पा रहे, कहीं पर आपका कह लें कि नॉलेज अगर पॉलिश नहीं हो रहा है। ठीक है, कहीं पर आप कह लें, ये समझ लें कि अगर आप एक अच्छी ओपिनियन जो है डेवलप नहीं करना जानते, तो ये सारी चीज़ें हैं। कहीं पर फाइनेंशियल बैकअप का इशू हो सकता है। तो ये सारी डिफ़िकल्टीज़ हैं जो एक एस्पिरेंट्स को फेस करना पड़ती हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि देखें, कोई भी चीज़ आपकी जो है वो परमानेंट नहीं है। ठीक है, ये डिफ़िकल्टीज़ जो है वो हर एस्पिरेंट को फेस करना पड़ती हैं। ठीक
ठीक है, और आपने इनके ऊपर काम करना है, ठीक है। तो आप यहां पर क्या करेंगे कि ये जो चीजें हैं ये आपकी चेंज हो जाएंगी, आपका अच्छा टाइम भी आएगा। अगर आज मुश्किलात का सामना है तो कल आपको जो है वो आसानियों का भी सामना करना पड़ेगा, आसानियां भी आपकी लाइफ के अंदर आ सकती हैं, ठीक है। तो यहां पर आपने पॉजिटिव रहना है और अपनी जो एग्जाम्स की प्रेपरेशन है वो एक पॉजिटिव वे से आपने लेकर चलनी है, ठीक है। तो आई होप आपने अंडरस्टैंड किया होगा। और अब हम चलते हैं अपने जो है वो टॉपिक्स की तरफ, ठीक है। आज हमारे पास काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर, आईआर और ऐसे के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। सबसे पहले जो हमारे पास टॉपिक रहने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिकली प्रोविंसेस आस्क्ड टू रेज 400 बिलियन रुपीज मोर टू मीट IMF गोल्स, ठीक है। IMF के गोल्स को मीट करने के लिए यहां पर फेडरल की तरफ से प्रोविंसेस को कहा गया है कि आपने 400 बिलियन रुपीस जो है वो ज्यादा जो है यहां पर जमा करवाने हैं, और वो किसके जरिए कराएंगे, यहां पर रेवेन्यू जनरेट करेंगे जितने भी प्रोविंसेस है। इसके ऊपर एनालिसिस रहने वाला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमें यहां पर फेडरल जो फिजिकल डेफिसिट हमें जो देखने को मिल रहा है, बेसिकली उसको जो है यहां पर कैसे फुलफिल किया जा सकता है। IMF बजट डायरेक्टिव्स, ठीक है, उसके बाद फेडरल डिमांड्स ऑन प्रोविंशियल रेवेन्यूज, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा टॉपिक, ठीक है, ये आपने लाजमी कवर करना है, ठीक है। सेकंड टॉपिक हमारे पास रहेगा डिफरेंट रियलिटीज। यहां पर बात की जा रही है मीडिया के ऊपर, जर्नलिज्म के ऊपर, ठीक है। वो क्या है यहां पर, डिक्टेटिंग रियलिटी द ग्लोबल बैटल टू कंट्रोल द न्यूज। ये बेसिकली बुक का नाम है जो मार्टिन मूर ने लिखी है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर अगर देखा जाए तो कुछ क्रिटिसिज्म भी है, वो भी हम देखेंगे, ठीक है। तनकीद भी यहां पर की गई है। तनकीद क्यों की गई है कि ये जो बुक है बेसिकली नॉन वेस्टर्न कंट्रीज को बेसिकली कवर किया गया है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया है, चाइना है, रशिया है या मैक्सिको। जो पैलेस्टीनियन जो इश्यू है उसको यहां पर इंक्लूड नहीं किया गया है, एक चीज तो यह है। उसके अलावा भी अगर हम बात करें यहां पर जिस तरह इस बुक के अंदर बताया गया कि ऑटोक्रेटिक या पॉपुलिस्ट गवर्नमेंट्स जिस तरह यहां पर मीडिया को कंट्रोल करती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और यहां पर बात करेंगे स्पेशली जो हमारे पास केस स्टडी रहने वाला है गोदी मीडिया इंडिया की बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थर्ड हमारे पास जो टॉपिक रहेगा पैलेस्टाइन और ब्रिक्स एजेंडा। यहां पर आपको पता है कि 18th जो है हमें यहां पर मीटिंग देखने को मिली है 14 to 15 मई, ठीक है, तो न्यू दिल्ली के अंदर। तो यहां पर जो पैलेस्टाइन को एज ए इंडिपेंडेंट स्टेट जो है यहां पर जो है वो डिक्लेयर किया गया। डिक्लेयर क्या किया गया कि यहां पर इसके ऊपर फोकस किया गया है और इसके ऊपर जोर दिया गया है कि यहां पर बेसिकली सेल्फ डिटर्मिनेशन ऑफ पैलेस्टीनियंस, ठीक है। तो ये एक चीज की जो है यहां पर हमें एक चीज देखने को मिली है कि यहां पर आपने जो अंडरस्टैंड करनी वो पता है क्या चीज है, ब्रिक्स डिप्लोमेटिक पिवट, ईरान रेजिस्टेंस एंड शिफ्टिंग ग्लोबल। ये हमारा यहां पर फोकस रहेगा, शिफ्टिंग ग्लोबल स्टांस ऑन द पैलेस्टाइन। ये इंपॉर्टेंट चीज है कि किस तरह यहां पर इंडिया की स्टेटमेंट्स चेंज हुई हैं और किस तरह जो है यहां पर पॉइंट ऑफ व्यू चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। देखें अब यहां पर दो तीन चीजें आपको ने अंडरस्टैंड करनी है। आपको पता होना चाहिए कि ब्रिक्स जो 2009 के अंदर इसको बनाया गया, एस्टैब्लिश किया गया, 2009 के अंदर फर्स्ट समिट भी हमें देखने को मिली, लेकिन अभी आपको पता है कि यहां पर 24 और 25 के अंदर जो है कुछ मेंबर्स को यहां पर ऐड किया गया है, जिसके अंदर आपका इजिप्ट है, ईरान है, इथियोपिया है, ठीक है, उसके अलावा UAE है और उसके अलावा आपका इंडोनेशिया है, ठीक है, अभी और सऊदी अरेबिया के ऊपर अभी डिस्कशंस चल रही हैं, ठीक है। अब यहां पर आपने अंडरस्टैंड ये करना है कि आपको पता होना चाहिए कि UAE ने अभी ओपेक से जो है एग्जिट मारा है। और यहां पर एक और इंपॉर्टेंट चीज है, यह भी कहा जा रहा है कि बेसिकली बेंजामिन नेतन्याहू ने यहां पर सीक्रेट ट्रिप भी किया है, बेसिकली किसका विजिट किया, बेसिकली वो किसका, UAE का। तो इसके ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। अब आपने समझना है, हमने यहां पर चीजों को लिंक करना है। एक तरफ इंडिया इजराइल के क्लोज है और इंडिया यहां पर UAE के क्लोज है, लेकिन अब आपको पता होना चाहिए कि ईरान भी इसका मेंबर है। और ईरान किसके क्लोज है, यहां पर चाइना और रशिया के क्लोज है। तो यहां पर एकदम से जो स्टांस चेंज हुआ है ना, और ये चेंज किसने किया, यहां पर इंडिया ने। तो इंडिया ने जो यहां पर चेयर कर रहा था बेसिकली मीटिंग को, तो यहां पर अगर देखा जाए तो ये ऐसे ही हमें पूरा देखने को मिल रहा था सीन, जैसे यहां पर चाइना और रशिया ने जैसे बोला हो। तो यहां पर अगर देखा जाए, यहां पर इंडिपेंडेंट पैलेस्टाइनियन जो स्टेट की बात की गई है, यहां पर 2 स्टेट सॉल्यूशन की बात की गई है, लेकिन ईरान के पता है क्या तहफ़्फ़ुज़ात है इस 2 स्टेट सॉल्यूशन को लेकर, इसके ऊपर भी हमारा एनालिसिस रहेगा। इसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आगे हम फर्दर डिस्कस करने वाले हैं, आपने लास्ट तक लाजमी देखना, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक्स आपने जो है वो ऐड करते जाना है, ठीक है, नोट्स मेकिंग के अंदर।
अब लास्ट में हमारे पास क्या रहेगी, वुकैब। और वुकैब मैं पहले भी कहता हूं कि आप बिजनेसेस के लिए और आप यहां पर अच्छे लाइफस्टाइल के लिए क्या करते हैं, आप बैंक बैलेंस बनाते हैं। लेकिन सिविल सर्विस एग्जाम्स की प्रेपरेशन करने के लिए जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनको चाहिए कि अपना वुकैब बैंक बनाएं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और यहां पर अगर देखा जाए तो बहुत सारे इश्यूज है जो वो अगर सॉल्व हो सकते हैं अगर आपकी वुकैब अच्छी है। तो वुकैब मैं पहले भी कहता हूं कि इट डजंट मीन कि आपकी वुकैब हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स होने चाहिए, सिंपल होने चाहिए, टॉपिक के रिलेटेड होना चाहिए, एकेडमिक आपकी वुकैब होनी चाहिए, इनफॉर्मल नहीं होनी चाहिए बल्कि फॉर्मल होनी चाहिए। आपको पॉजिटिव और नेगेटिव सेंस जो है वो पता होनी चाहिए वर्ड की, ठीक है, कि वर्ड को जो है यहाँ पर पॉजिटिव सेंस या नेगेटिव सेंस में यूज करना है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब हम चलते हैं हमारे टॉपिक्स की तरफ। देखें, सबसे पहले हमारे पास टॉपिक रहेगा आईएमएफ बजट डायरेक्टिव्स, फेडरल डिमांड्स ऑन प्रोविंशियल रेवेन्यू, ठीक है। तो यहां पर फेडरल गवर्नमेंट ने बेसिकली प्रोविंसेस को कहा है कि भाई आप जो है रेवेन्यू को यहां पर जनरेट करो, ठीक है, तो ये एक अच्छी बात भी है। अब यहां पर कहीं ना कहीं पे हमें चीज देखने को मिल रही है कि जो चेक एंड बैलेंस जो हमें यहां पर देखने को नहीं मिलता था, चेक एंड बैलेंस में पता है किस केस में बात कर रहा हूं, यहां पर एनएफसी अवार्ड की बात कर रहा हूं। वहां पर प्रोविंसेस अपनी मर्जी से लगा रहे हैं, फेडरल अपनी मर्जी से लगा रहा है, लेकिन एक दूसरे को यहां पर पूछने के जो है ना वो राइट हमें देखने को नहीं मिलते, ना ही पूछते हैं, चेक एंड बैलेंस नहीं है यहां पर, ठीक है। तो ये चेक एंड बैलेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अब यहां पर फेडरल ने कहा है कि भाई आप और रेवेन्यू जनरेट करो और 40% जो है आपने ज्यादा जो है वो कह ले के इस बार शेयर करना, ठीक है। सबसे पहले अगर देखा जाए फेडरल डिमांड क्या है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास। सबसे पहले अगर देखा जाए कोर मैंडेट की अगर बात की जाए तो 4 बिलियन रुपीस की यहां पर बात की गई है रेवेन्यू हाइक। मैं बात कर रहा हूं रुपये की, ठीक है, डॉलर की बात नहीं कर रहा, ठीक है। द फेडरल की क्या डिमांड है यहां पर, फेडरल गवर्नमेंट कहते हैं कि डायरेक्टेड द प्रोमिसेस टू इंक्रीज देयर रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन बाय द एटलीस्ट 400 बिलियन रुपीस, 40% जो है इस बार ज्यादा रहेगा फॉर द अपकमिंग फिजिकल ईयर, ताकि फिजिकल डेफिसिट के ऊपर जो है वो काबू पाया जा सके, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि आईएमएफ फैक्टर, ठीक है, आईएमएफ यहां पर जो है अपनी सेटिस्फैक्शन भी दिखा रहा है, लेकिन यह है कि कुछ चीजें हैं आगे हम डिस्कस कर लेंगे। दिस अग्रेसिव एक्सपेंशन इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन कंप्लायंस एंड, ताकि यहां पर आईएमएफ का जो है वो ट्रस्ट जो है यहां पर जीता जा सके, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यहां पर ट्रस्ट डेफिसिट हो, ठीक है। रिमेन इन द गुड बुक्स ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है, स्टाफ मिशन करंटली फाइनलाइजिंग बजट टारगेट्स। तो अभी अगर देखा जाए तो 13 मई तक जो है हमें यहां पर जो आईएमएफ के मेंबर है वो इस्लामाबाद के अंदर देखने को मिले, ठीक है। टारगेटेड सेक्टर्स की अगर बात की जाए तो रेवेन्यू पुश वेल टारगेट मोर इफेक्टिव कलेक्शन स्ट्रेटजीज इन एग्रीकल्चर सेक्टर की बात की गई है, प्रॉपर्टी की बात की गई है और सर्विसेज की बात की गई है, जहां से प्रोविंसेस ने रेवेन्यू यहां पर जनरेट करना है या टैक्स लेना है। प्रॉपर्टी टैक्स है, एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर जो टैक्स है उसकी बात की जा रही है, सर्विसेज के ऊपर जो टैक्स है उसकी बात की जा रही है, ठीक है। प्रोविंशियल टारगेट्स एंड एक्सपेक्टेशंस, अब इसके ऊपर थोड़ा सा हम यहां पर बात करते हैं। देखें, सबसे पहले अगर देखा जाए तो पंजाब और सिंध की अगर बात करें रीजनल ब्रेकडाउन, ठीक है, एज द 2 मेजर रेवेन्यू जनरेटेड हब्स, ठीक है, दे आर बेयरिंग द ब्रंट ऑफ द 400 बिलियन एडिशनल बर्डन, ठीक है। पंजाब है स्पेसिफिकली फ्लैग्ड फॉर अंडर परफॉर्मिंग इन एग्रीकल्चर इनकम टैक्स, ठीक है। तो यहां पर जो है पंजाब को एग्रीकल्चर इनकम टैक्स के ऊपर काम करना पड़ेगा और सिंध बेसिकली यहां पर क्या करेगा, प्रॉपर्टी टैक्स के ऊपर, ठीक है। तो यहां पर जो है वो टैक्स और ज्यादा जो है वो कलेक्ट करेगा, प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन, ये इंपॉर्टेंट है, ये सिंध का काम रहेगा। और पंजाब की बात की जा रही है एग्रीकल्चर इनकम टैक्स, ठीक है। केपीके और बलूचिस्तान की अगर बात की जाए तो यहां पर हमें कम रेवेन्यू देखने को मिल सकता है। उसकी रीजन क्या है, उसकी रीजन सबसे पहले आप ये देखें कि केपीके के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर हमें इशू देखने को मिल रहा है। आपको पता है कि यहां पर जिस तरह मिलिटेंट्स ग्रुप्स बार बार अटैक्स कर रहे हैं, सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स हैं, नेशनल इंटीग्रेशन जो है यहां पर एक बहुत बड़ा थ्रेट है, इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं, हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। अगर देखा जाए तो अटैक्स बार बार हो रहे हैं यहां पर, ठीक है, ये चीज भी है। तो यहां पर रेवेन्यू थोड़ा सा कम हमें देखने को मिल सकता है। फिजिकल प्रोजेक्शंस आर द कैश सरप्लस की अगर बात की जाए, कैश सरप्लस, तो वो कितना यहां पर ओवरऑल रेवेन्यू राइज हुआ है, कितना हुआ, टोटल प्रोविंशियल रेवेन्यूज आर प्रोजेक्टेड स्केल अप टू 1.9 ट्रिलियन रुपीज नेक्स्ट ईयर, ठीक है, नेक्स्ट ईयर, लेकिन अप फ्रॉम 1.264 मिलियन जो है दिस ईयर, इस साल हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। एक चीज तो ये फेडरल अगर क्वेश्चन की बात की जाए तो प्रोविंसेस आर मैंडेटेड टू रिटर्न मैसिव एंड कैश सरप्लस इक्विवेलेंट टू 1.4% ऑफ जीडीपी जो है यहां पर प्रोवाइड किया गया, ठीक है। कितना बनता है, नियरली 2 ट्रिलियन रुपीज, ठीक है, टू द सेंटर टू हेल्प बैलेंस फेडरल डेफिसिट। तो यहां पर प्रोविंसेस ने
कैश की माध्यम में अगर देखा जाए कैश सरप्लस इक्विवेलेंट जो है यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है 1.4% ऑफ जीडीपी। अगर देखा 2 ट्रिलियन रुपीज यहाँ पर फेडरल को दिया गया ताकि फेडरल डेफिसिट को यहाँ पर खत्म किया जा सके। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। अब बात करते हैं एफबीआर की। देखिए एफबीआर टारगेट्स एंड मैक्रो अजम्पशंस। सबसे पहले तो अगर देखा जाए एफबीआर कलेक्शन टारगेट्स की बात की जाए प्रोजेक्टेड एट 15.264 ट्रिलियन रुपीज, ठीक है, फॉर द नेक्स्ट फिजिकल ईयर, जो कितना होगा 13.7% ज्यादा होगा। और कितनी अमाउंट बनेगी 1.836 ट्रिलियन रुपीज यहां पर इंक्रीज होता हुआ नजर आएगा, ठीक है। आईएमएफ ऑर्गेनिक ग्रोथ फॉर्मूला क्या है यहां पर, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। आईएमएफ एक्सपेक्ट्स अगर देखा जाए 12% ऑर्गेनिक रेवेन्यू ग्रोथ ड्राइवन बाय 8.4% आपका एवरेज इन्फ्लेशन रहेगी, ठीक है। सेकंड देखा जाए 3.5 आपका इकोनॉमिक ग्रोथ रहेगी, ठीक है। ये दोनों चीजें। द रिमेनिंग बैलेंस टू बी प्लेस्ड वाया एडमिनिस्ट्रेटिव डिजिटल एंड इन्फोर्समेंट रिफॉर्म्स, ठीक है। तो उसके अलावा अगर देखा जाए डेवलपमेंट्स बजट्स की बात की जाए यहां पर, डिस्पाइट ऑस्टेरिटी मेजर्स प्रोविंशियल डेवलपमेंट्स बजट्स आर एस्टिमेटेड टू राइज कितना हो सकता है 2.5 ट्रिलियन रुपीज, ठीक है। अब अगर बात की जाए दिस ईयर की तो 2.1 ट्रिलियन रुपीज हमें देखने को मिल सकता है। करंट फिजिकल परफॉर्मेंस की अगर बात की जाए, देखें एक्सीडेड टारगेट्स की अगर बात की जाए, देखें एक चीज इंपॉर्टेंट है कि आईएमएफ एक्सप्रेस डीप सेटिस्फैक्शन। यहां पर जो है आईएमएफ ने अपनी कह ले के गहराई में जाकर जो है इत्मीनान का जो इजहार किया है पाकिस्तान के साथ, जो अभी आपको पता है कि यहां पर 1.32 बिलियन डॉलर भी यहां पर आईएमएफ की तरफ से दिया गया है ना। ये चीज भी अभी है जो किस्त अभी जो मिली अभी ओवर करंट ईयर फिजिकल डिसिप्लिन, ठीक है, ओवर द फर्स्ट 9 मंथ, ठीक है। तो द 4 प्रोविंसेस ज्वाइंटली जनरेटेड कितना यहां पर जनरेट किया 1.636 ट्रिलियन रुपीज, ठीक है, ऑन कैश सरप्लस, ठीक है। ऑलरेडी आउट परफॉर्मिंग द फुल ईयर टारगेट कितना रहेगा यहां पर 1.464 हमें यहां पर ट्रिलियन रुपीस देखने को मिल सकता है। सरप्लस लीडर्स की बात करें तो पंजाब ने सबसे ज्यादा जनरेट किया, कितना किया है यहां पर 824 हमें ये देखने को मिल सकता है बिलियन रुपीस, ठीक है। ये रुपीस रहेगा, डॉलर नहीं है, ठीक है। सेकंड सिंध ने कितना जनरेट किया है 441 बिलियन रुपीस, ठीक है, सरप्लस रहेगा। अब यहां पर अगर देखा जाए तो बोथ अचीव्ड दिस बाय स्ट्रिक्टली कर्बिंग स्पेंडिंग ऑन देयर रिस्पेक्टिव एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। तो ये भी चीज देखने को मिल रही है। केपीके की अगर बात की जाए 253 बिलियन रुपीस हमें देखने को मिला 253। बलूचिस्तान की बात की जाए पोस्टेड एज ए 118 बिलियन रुपीज सरप्लस हमें देखने को मिला। तो ये चीज है जो हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने लाजमी जो है वो नोट करना। आईएमएफ जो बजट डायरेक्टिव्स की यहाँ पर बात की जा रही है और फेडरल ने बोला है कि प्रोविंसेस को कि आपने यहाँ पर जो है वो रेवेन्यू जनरेट करना है, ठीक है, कहां कहां से टैक्स बेसिकली लेना है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है ताकि फेडरल डेफिसिट को यहां पर खत्म किया जा सके। अब हमारे पास जो इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा डिक्टेटिंग रियलिटी, ठीक है। अब ये जो बुक है बेसिकली ये किसने लिखी है, यहां पर मार्टिन मूर ने लिखी है, ठीक है, मार्टिन मूर और उसके बाद थॉमस कैलन। अब थॉमस कैली बेसिकली यहां पर क्या लिखते हैं इसको भी यहां पर अंडरस्टैंड करते हैं। इसके ऊपर मैंने पहले भी कहा है कि इसके ऊपर हमारा क्रिटिसिज्म भी रहेगा, क्योंकि इस बुक के अंदर नॉन वेस्टर्न कंट्रीज को यहां पर कवर किया गया है, वेस्टर्न कंट्रीज को यहां पर कवर नहीं किया गया। मिडल ईस्ट वाला मामला जो था पैलेस्टाइन को, उसको भी यहां पर कवर नहीं किया गया। उसके ऊपर भी जो हेडलाइंस हैं और उसके ऊपर भी वेग आप कह सकते हैं या एम्बिग्युइटी आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है। सबसे पहले आप ये देखें, इसको अंडरस्टैंड करना है। सबसे पहले अगर देखा जाए कोर थीम है मैन्युफैक्चरिंग रियलिटी, इसके अंदर क्या है स्टेट कंट्रोल। आप ये देखेंगे कि ये The book details how autocratic and populist governments globally weaponize media machines to manipulate truth। आप ये देख सकते हैं कि किस तरह जो है यहां पर पॉपुलिस्ट गवर्नमेंट्स और ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट्स क्या करते हैं, यहां पर मीडिया को एज ए टूल यूज करती हैं अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए, ठीक है। उनको कैसे जो है एज ए वेपनाइज जो है यो यूज किया जाता है और जो सच्चाई है उसको मैनिपुलेट किया जाता है और एक अलग से आपको रियलिटी दिखाई जाती है, उसके मुतबादल जो हकीकत होती है उससे और जो है आपको अलग जो है हकीकत दिखाई जाती है, ठीक है। ये चीज़ है। अगर ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो ये चीज़ हमें यहाँ पर कहीं ना कहीं पर पाकिस्तान के अंदर भी देखने को मिल सकती है कि जिस तरह यहाँ पर मीडिया को कंट्रोल किया जाता है, ठीक है, जिस तरह हमें यहाँ पर आज भी जर्नलिज्म क्राइसिस देखने को मिल सकता है, ठीक है, ये चीज़ है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए ना इस बुक के अंदर जो चीज़ यहाँ पर कही गई वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर जो लिबरल डेमोक्रेसीज हैं वहाँ पर तो ये कहा जाता है कि मीडिया आज़ाद है, लेकिन यहाँ पर बात की जा रही है अथॉरिटेरियन रूल की,
है ना। जैसे हम बात कर रहे थे यहाँ पर कि चाइना की बात की गई है, रशिया की बात की गई है, इंडिया की बात की गई है, या यहाँ पर मैक्सिको की भी बात की गई है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है चीज़ें इसके अंदर। उसके बाद हमारे पास जो केस स्टडी है यहाँ पर, सबसे पहले हम बात करेंगे इंडिया की गोदी मीडिया। अब ये गोदी मीडिया क्या है कि आपको यहाँ पर अच्छी तरह पता है कि जिस तरह इंडिया का मीडिया काम करता है, ठीक है। सबसे पहले आप ये देखें यहाँ पर हाइपर नेशनलिज्म, ये नेशनलिज्म की भी एक और हमें यहाँ पर फॉर्म देखने को मिलती है, हाइपर नेशनलिज्म, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सेकंड क्या है, फाइनेंशियल सब्जुगेशन की अगर बात करें यहाँ पर, ठीक है। थर्ड अगर देखा जाए स्टूडियो ड्राइवन नैरेटिव, जिस तरह यहाँ पर नैरेटिव बिल्ड किया जाता है मीडिया के जरिए, और यह कंट्रोल किसका है, बेसिकली यहाँ पर गवर्नमेंट का कंट्रोल है, ठीक है। पॉपुलिस्ट गवर्नमेंट का कंट्रोल हमें देखने को मिल रहा है, और यही चीज बुक के अंदर बेसिकली कही गई है। सबसे पहले आप ये अंडरस्टैंड करें यहाँ पर हाइपर नेशनलिज्म कैसे नजर आते हैं। देखें, एक्सप्लोर द राइजेस ऑफ एंकर्स लाइक अर्नब गोस्वामी टू शो हाउ टीवी न्यूज हैज बिकम लाउड, इमोशनल एंड इंटेंसिवली प्रो गवर्नमेंट। किस तरह जो है ये, जिस तरह इनको कहा जाता है, गवर्नमेंट जो इनको बोलती है वही ये लोग यहाँ पर बोलते हुए नजर आते हैं। अब यहाँ पर केस स्टडी की बात करते हैं, 2025 के अंदर क्या हुआ था। यहां पर तो चलो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वॉर दोनों कंट्रीज के दरमियान में देखने को मिल ही रही थी, लेकिन यहां पर मीडिया भी फाइट करते हुए आपको नजर आ रहा था। जिस तरह चीजों को यहां पर एग्जैजरेट करके यहां पर जो है वो बयान किया जा रहा था इंडिया मीडिया की तरफ से, ठीक है। तो यह चीज हमें यहां पर देखने को मिली कि यहां पर जो मीडिया है, जो यहां पर फोर्थ पिलर हमें यहां पर स्टेट का देखने को मिलता है, उसको किस तरह जो है यहां पर यूज किया जाता है, और सच्चाई से हटकर जो एक जो है वो हकीकत दिखाई जाने की कोशिश की जाती है, ठीक है। फाइनेंशियल सब्जुगेशन की बात करता, अब मीडिया कहां से पैसा कमाता है, सारा देखा जाए तो 70% जो है एडवर्टाइजमेंट से पैसा कमाता है, ठीक है। उसमें से अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट सबसे ज्यादा जो है यहां पर क्या करती है, प्रोवाइड करती है। एडवर्टाइजमेंट को लेकर भी आपको भी पता है कि यह पाकिस्तान के अंदर भी इश्यू है कि यहां पर जिस तरह मीडिया को यूज किया जाता है, और जिस तरह यहां पर एडवर्टाइजमेंट के लिए जो है वो कह ले के टेंडर दिए जाते हैं, ठीक है। यह भी एक इंपॉर्टेंट डिबेट है, लेकिन हम यहां पर बात कर रहे हैं इंडिया के केस में कि देखें, जो यहां पर देखा जाए तो 70% जो अभी मैंने बात की कि यहां पर मीडिया किससे कमाता है, एडवर्टाइजमेंट से, ठीक है। तो गवर्नमेंट यहां पर भी जो भी एडवर्टाइजमेंट वगैरह जो देती है, तो उसका भी एक अच्छा भला आप कह सकते हैं कि यहां पर शेयर रहता है गवर्नमेंट का भी, ठीक है। तो ये चीज भी हमें देखने को मिल रही है। स्टूडियो अगर ड्राइवन की बात की जाए, जो नैरेटिव बिल्ड किया जाता है मीडिया के जरिए, अब कैसे किया जाता है, सबसे पहले अगर देखा यहां पर आपके पास बालाकोट इंसिडेंट हमें देखने को मिला, 2019 है, ठीक है, कोविड-19 एंड फार्मर प्रोटेस्टर्स। अब यहां पर न्यूज इज डायरेक्टेड फ्रॉम द स्टूडियो, ठीक है। तो कमांड सेंटर यहां पर कहां से, कमांड सेंटर से बेसिकली हमें यहां पर जो है वो डायरेक्ट होती हुई नजर आती, रादर देन बाय रियल इवेंट्स ऑन द ग्राउंड्स, ठीक है। लेकिन कहां से यहां पर डायरेक्टेड हो रही है, बेसिकली कमांड सेंटर से। आप इस चीज का अंदाजा आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये है यहां पर गोदी मीडिया, ठीक है। इसकी चीज के बारे में हमने अंडरस्टैंड किया। अब बात करते हैं यहां पर चाइना की। देखिए, चाइना आपको पता है कि इमर्जिंग है, ठीक है। यहां पर हमारे पास पावर, ग्लोबल पावर्स है, ठीक है। अब अगर देखा जाए तो चाइना भी, आप देखते होंगे कि इंटरनली इश्यूज के बारे में आपको चाइना के इंटरनल इश्यूज के बारे में आपको इतना नहीं पता होगा, क्योंकि उसकी वजह क्या है कि आप मीडिया यहां पर देख सकते हैं, हालांकि चलती हैं चीजें, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जिस तरह यहां पर अथॉरिटेरियन रूल ने यहां पर क्या किया हुआ, मीडिया के ऊपर कंट्रोल हासिल किया हुआ है, ठीक है। अब चाइना पता क्या कर रहा है, चाइना डोमेस्टिकली तो यहां पर कवर कर ही रहा है, अब यह चाहता है कि जो इंटरनेशनल मीडिया है ना, उसके अंदर भी अपनी स्पेस बनाए, ठीक है। उनको भी यहां पर थोड़ा सा जो है वो कह ले के खरीदा जाए, या उसके अंदर स्पेस कैसे बनेगी, ऑब्वियसली बात है, यहां खरीदा जाएगा, पैसे लगाए जाएंगे, इन्वेस्टमेंट की जाएगी, ये सारी चीजें, ठीक है। सबसे पहले अगर देखा जाए मैसिव बजट की बात की जाए तो यहां पर 7 to 10 बिलियन डॉलर जो है यहां पर मीडिया के ऊपर जो हमें एक्सपेंसेस देखने को मिलते हैं अथॉरिटेरियन रूल के, ठीक है। चाइना की बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद वास्टली आउटस्पेंडिंग की बात की जाए तो यूएसए की अगर बात की जाए तो 800 मिलियन डॉलर, ठीक है। इसी तरह बीबीसी की बात की जाए तो 300 मिलियन डॉलर हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर देखा जाए ग्लोबल इन्फ्लुएंस, ठीक है, तो ग्लोबल इन्फ्लुएंस यहां पर क्रिएट करने के लिए चाइना क्या कर रहा है, यहां पर अभी जैसे मैंने बताया, बाय स्पेस इन द फॉरेन प्रेस एंड बिल्ड्स मीडिया इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ग्लोबल साउथ। तो ग्लोबल साउथ के अंदर क्या किया जा रहा है, यहां पर मीडिया इंफ्रास्ट्रक्चर जो है यहां पर बिल्ड किए जा रहे हैं, ताकि एक अपना नैरेटिव जो है बिल्ड किया जा सके, ठीक है। हकीकत से हटकर जो है वो चीजें यहां पर दिखाई जा सके, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये बुक का जो यहाँ पर हमारे पास जो ओवरव्यू रहेगा, या जो हम यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं, लेकिन हमारा फोकस्ड एरिया पता क्या रहेगा कि यहाँ पर जो पैलेस्टाइन वाला इशू है, जो यहाँ पर हमें चीज़ें देखने को मिल रही है, वो
उन चीज़ों को यहाँ पर जो है वो नहीं बताया गया, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, रशिया क्या है यहाँ पर इन्वर्ट डोमेस्टिकली अगर देखा जाए तो फोकस अब यूक्रेन और रशिया वाला मैटर चल रहा है, लेकिन अब यहाँ पर यूएसए का जो मीडिया है, सॉरी रशिया का जो मीडिया किसके ऊपर फोकस्ड है, बेसिकली अपनी पॉपुलेशन को यहाँ पर जो है कवर कर रहा है, लेकिन बजाय इसके कि वो दुनिया को जो है अपनी तरफ माइल करे। ठीक है, लेकिन उसका फोकस कहाँ पर है, यहाँ पर पॉपुलेशन के ऊपर। उसके बाद अगर देखा जाए तो उसका कहाँ पर यहाँ पर फोकस समय देखने को मिल सकता है, यहाँ पर यूएसए के इलेक्शंस के ऊपर। ठीक है, तो यूएसए इलेक्शंस की अगर बात की जाए, कंटिन्यूस टू एक्टिवली कवर एंड अटेम्प्ट टू इन्फ्लुएंस अमेरिकन पॉलिटिक्स। तो अगर देखा जाए तो रशिया किसको कवर करता है, यहाँ पर मीडिया टोटली अगर देखा जाए तो अमेरिकन पॉलिटिक्स को, यूएसए के इलेक्शंस को। अभी आपको पता है कि यहाँ पर नवंबर के अंदर इलेक्शन होने वाले हैं यूएसए के अंदर। ठीक है, तो अब यहाँ पर रशिया ये कवर कर रहा है, चाइना अपनी जगह पर कंट्रोल कर रहा है मीडिया को। ठीक है, बाकी इंडिया जो है अपनी जगह पर यहाँ पर कंट्रोल कर रहा है मीडिया को। ठीक है, अब अगर रिव्यूअर कर्टी की अगर बात की जाए, वेस्टर्न ब्लाइंड स्पॉट। ठीक है, अब इस बुक के अंदर जैसे मैंने पहले भी बताया कि इसके अंदर जो वेस्टर्न जो कंट्रीज हैं वहां पर जो है लिबरल डेमोक्रेसी देखने को मिल रही है, तो वहां पर ऐसे लग रहा है कि मीडिया आजाद है, लेकिन वहां पर भी होता कुछ और है, हकीकत कुछ और दिखाई जा रही होती है। यह भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे पहले अगर देखा जाए यहाँ पर पैलेस्टाइन मिशन की अगर बात की जाए तो बुक टारगेट्स नॉन वेस्टर्न, ठीक है, ऑटोक्रेट बट इग्नोर्स हाउ वेस्टर्न कॉर्पोरेट मीडिया एक्टिवली डिस्टॉर्ट्स रियलिटी। किस तरह जो है यहाँ पर जो है रियलिटी के अंदर तोड़ फोड़ हमें देखने को मिलती है वेस्टर्न मीडिया की तरफ से। ठीक है, तो इस बुक ने बेसिकली यहाँ पर जो है वो चीज यहाँ पर एक्सप्लेन की है। शैटर्ड ऑब्जेक्टिविटी की अगर बात की जाए, वेस्टर्न कवरेज क्या कर रहा है यहाँ पर, इजराइल पैलेस्टाइनियन जो हमें यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है। अब पैलेस्टाइन वाला कॉन्फ्लिक्ट है तो इसके अंदर रियलिटी कुछ और दिखाई जा रही है। यहाँ पर कुछ वर्ड्स हैं जेनोसाइड वगैरह और ये नस्लकशी वाले, तो यहाँ पर जो यूज नहीं किया जाता है मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद यूज एंड वेग हेडलाइंस, वेग मींस गैर वाजे जो है हेडलाइंस यहाँ पर दिखाई जाती है, हिडिंग इजरायली एजेंसी एंड सिविलियन डेथ। तो फिर यहाँ पर जो बहुत सारी चीजें छुपाई भी जाती है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर हर चीज बताई जाती है, क्योंकि वहां पर आपको पता है लिबरल डेमोक्रेसी है, तो लिबरल डेमोक्रेसी के अंदर जो मीडिया को यूज किया जा रहा है वो अलग वे से यूज किया जा रहा है। ठीक है, इसीलिए तो यहाँ पर जो भी इजराइल कर रहा है, सिविलियन की डेथ है, तो वो भी यहाँ पर नहीं दिखाई जा रही है, उनको भी छुपाया जा रहा है। जेनोसाइड वगैरह के जिस तरह के कीवर्ड है इस तरह के भी आपको यूज होते हुए नजर नहीं आएंगे। शैडो बैनिंग डिसेंट एंड हैज डिस्ट्रॉयड मिथ ऑफ द वेस्टर्न मीडिया न्यूट्रलिटी। तो यहाँ पर जो वेस्टर्न मीडिया की न्यूट्रलिटी थी, जो यहाँ पर मिथ हमें देखने को मिलती थी, वो भी यहाँ पर पूरी डिस्ट्रॉय होते हुए नजर आई। ठीक है, मिडिल ईस्ट वाले मामले के अंदर। तो अगर बीबीसी डिफ्लेक्शन की बात की जाए, देखे जो आपके जो बुक है ना, यहाँ पर अल अहली जो यहाँ पर हॉस्पिटल है उसके ऊपर बेसिकली अटैक किया गया और यहाँ पर बीबीसी ने यहाँ पर क्या किया, रिपोर्टिंग की। तो रिपोर्टिंग की तो यहाँ पर इजराइल ने कहा कि भाई ये तो हमला किया नहीं गया, तरदीद कर दी। तो बाद में जो है यहाँ पर न्यूयॉर्क टाइम की तरफ से जो है यहाँ पर कंफर्म किया गया भी ये अटैक यहाँ पर किया गया, लेकिन फिर जो है यहाँ पर जो है वो कह ले कि एकदम से कहने का मतलब ये है कि रियलिटी को चेंज करके जो है यहाँ पर दिखाए जाने के बाद, हालांकि अल जजीरा ने भी यहाँ पर इस चीज को कंफर्म किया। ठीक है, लेकिन हुआ क्या कि यहाँ पर जो है वो कह ले कि इजराइल की तरफ से इसकी तरदीद की गई यहाँ पर। ठीक है, तो ये भी एक चीज है। अब अगर यहाँ पर बात की जाए नेगेटिव ऑन लिबरल डेमोक्रेसी की, ठीक है, तो अब हम यहाँ पर या फॉक्स न्यूज है हमारे पास या न्यूयॉर्क टाइम है, ठीक है, तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है, लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि जो रियलिटी है वो अलग से यहाँ पर दिखाई जा रही है। ठीक है, जिस तरह आपको पता है कि यहाँ पर जो है वो कह लेगा इजराइल और यूएस एक दूसरे के करीब हैं, क्लोजनेस हमें देखने को मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो यहाँ पर नहीं दिखाई जाती, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है। तो द ऑथर ट्रीट वेस्टर्न मीडिया फेलियर्स लाइक फॉक्स न्यूज एज ए एक्सीडेंटल एनॉमलीज caused by polarization, failing to recognize systemic and top down पॉलिटिकल प्रेशर इन द वेस्ट। अगर देखा जाए तो टॉप डाउन जो पॉलिटिकल प्रेशर है वो भी आपके सामने है। ठीक है, तो ये चीज है बेसिकली कि यहाँ पर पूरा जो क्रिटिसिज्म है इस बुक के अंदर वो सारा आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर जो नॉन वेस्टर्न कंट्रीज है, जैसे चाइना के ऊपर हमने बात की, इंडिया के ऊपर बात की, रशिया के ऊपर बात की, मैक्सिको वाला केस है। ठीक है, तो मैक्सिको वाला केस इधर तो ऐड नहीं किया गया, लेकिन इसके ऊपर भी यही डिस्कशन देखने को मिल रही है। लेकिन अगर बात की जाए लिबरल डेमोक्रेसीज की तो वो अपने हिसाब से यहाँ पर कंट्रोल करते हुए आपको नजर आएंगे। किस तरह जो है बेसिकली यहाँ पर नैरेटिव बिल्ड किया जाता है, किस तरह स्टेट या गवर्नमेंट्स जो है वो यहाँ पर मीडिया को कंट्रोल करती हैं। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट डिबेट है यहाँ पर। तो इसके अलावा भी कुछ पॉइंट्स है वो हमारे जरूरी नहीं है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपने लाजमी ऐड करने हैं। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर ब्रिक्स की। ब्रिक्स डिप्लोमेटिक पिवट, ईरान्स रेजिस्टेंस एंड शिफ्टिंग ग्लोबल स्टांस ऑन पैलेस्टाइन।
मैंने पहले भी कहा था जो हमारा मेन फोकस एरिया पता क्या रहेगा यहाँ पर, शिफ्टिंग ग्लोबल स्टांस ऑन पैलेस्टाइन, इस चीज को यहाँ पर अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि यहाँ पर इंडिया की जो स्टेटमेंट्स चेंज हुई हैं पैलेस्टाइन को लेकर, इसको यहां पर जो है हमने देखना है। देखें अभी यहां पर सबसे पहले थोड़ा सा ओवरव्यू लेता है ब्रिक्स के ऊपर, ठीक है, देन जो हम इसकी डिटेल्स डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले अगर देखा जाए ब्रिक्स की अगर बात की जाए तो आपको पता है 2009 के अंदर जो है इसको एस्टैब्लिश किया गया और 2009 के अंदर यहां पर हमें फर्स्ट समिट देखने को मिल सकती है, ठीक है, 2009 के अंदर ही, ठीक है। उसके बाद देखा जाए तो इसका पहला नाम हमें यहां पर देखने को ब्रिक, ठीक है, और 2010 के अंदर यहां पर जो है वो साउथ अफ्रीका जो है इसको ज्वाइन करता है, तो यहां पर फिर क्या बन जाता है, ब्रिक्स, ठीक है, 2010 के अंदर। उसके बाद से अगर देखा जाए तो अभी जो इसके मेंबर हमें 2024 और 25 में जो देखने को मिल रहे हैं, तो अभी यहां पर जो है आपका इजिप्ट भी आ चुका है, ईरान भी है, इथियोपिया भी आ चुका है, यूएई भी आ चुका है और इंडोनेशिया, और अभी जो है यहां पर सऊदी अरेबिया के ऊपर बात चल रही है, ठीक है। तो अब जो है ईरान भी यहां पर जो है ब्रिक्स का मेंबर है, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए यूएई भी ब्रिक्स का मेंबर बन चुका है, ठीक है, इथियोपिया भी। अब इनके सारी जो है ना मैं आपको यहां पर कनेक्टिविटी बताने वाला हूं, बेसिकली यहां पर चल क्या रहा है, ठीक है। सबसे पहले आप देखें कि जो ब्रिक्स की अभी जो मीटिंग हुई है वो कौन सी हुई है, 18th जो हमें यहां पर मीटिंग देखने को मिलती है, ये कहां हुई है, न्यू दिल्ली में, ठीक है। और ये कब से कब तक थी, बेसिकली 14 से 15 मई तक हमें देखने को मिल रही, ठीक है, न्यू दिल्ली के अंदर। यहां पर जो एजेंडा हमें देखने को मिला वो यहां पर इंडिपेंडेंट पैलेस्टीनियन स्टेट की बात की गई बेसिकली, ठीक है। इस चीज को यहां पर देखें कि देखें जो बेसिकली इंडिया का जो स्टांस यहां पर चेंज हुआ है, इसको यहां पर अंडरस्टैंड करना। ऐसे लग रहा था जैसे चाइना और रशिया जो है यहां पर बोल रहा है ना, वो चीजें देखने को मिल रही है। लेकिन यहां पर जो अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने वाली चीज पता क्या है, यहां पर आपने इंडिया की पॉलिसी को अंडरस्टैंड करना। सबसे पहले तो आप ये देखें कि इंडिया किसके क्लोज रहा यहां पर। अभी तो यहां पर जो यह बात कर रहा है ना कि यहां पर इंडिपेंडेंट पैलेस्टीनियन स्टेट की, इससे पहले वो आपको पता है कि यहां पर इजराइल के साथ, ठीक है। तो इजराइल के जिस तरह यहां पर हमें जो पैलेस्टीनियन वाला जो इशू देखने को मिला, तो यहां पर जो है वो कह लें कि इंडिया की तरफ से कंडेम किया गया। हालांकि जो यहां पर पैलेस्टाइन के अंदर इशू हुआ उसके ऊपर इंडिया की तरफ से कंडेम नहीं किया गया। अब यह भी चीज है, लेकिन एकदम से जब यहां पर ब्रिक्स की जो है न्यू दिल्ली के अंदर मीटिंग होती है और यहां पर इंडिया का एकदम से स्टांस चेंज हो जाता है, क्योंकि अब यहां पर देखें यूएई के साथ जो है वो रिलेशन बिल्ड करा, स्ट्रेटेजिक डिफेंस टाई अभी हुआ, साइन हुआ है, उसके ऊपर हमने डिस्कशन की इंडिया की, ठीक है। अब यूएई भी यहां पर ब्रिक्स का मेंबर है। उसके बाद अगर देखा जाए तो ईरान किसके साथ रिलेशन है, यहां पर बैक कौन है, यहां पर चाइना और रशिया, और इंडिया के किसके साथ रिलेशन हमें देखने को मिल रहा है, रशिया के साथ देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। इसी तरह अगर बात की जाए यहां पर हमारे पास कंट्री इथियोपिया। अब इथियोपिया किसके क्लोज है, यहां पर इंडिया के क्लोज है, क्योंकि सोमालिया के अंदर किसका इन्फ्लुएंस ज्यादा है, सऊदी अरेबिया और टर्की का। इथियोपिया के अंदर किसका है, इंडिया का। सोमालीलैंड के अंदर किसका है, जिसको सोमालीलैंड को रिकॉग्नाइज किया सेपरेट, इजराइल ने किया, ठीक है। तो वहां पर जो सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट किसके, यूएई की है। तो अब यहां पर जो एकदम से जो इंडिया ने स्टांस चेंज किया ना, इंडिपेंडेंट पैलेस्टीनियन स्टेट, यहां पर 2 स्टेट सॉल्यूशन की बात की गई, जिसको बेसिकली ईरान नहीं मानता है, एक्सेप्ट नहीं कर रहा। अब यहां पर एग्जांपल के साथ इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। कैसे, सबसे पहले आप ये देखें, यूनानिमस सपोर्ट है डिस्पाइट इंटरनल डिफरेंसेस, ठीक है। बाकी जितने भी ताफुसात थे उनको अलग रखने के बाद जो है यहां पर अगर देखा जाए ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर्स न्यू दिल्ली जॉइंटली बैक्ड इंडिपेंडेंट पैलेस्टीनियन स्टेट, ठीक है। यहां पर बात की गई द आइडियोलॉजिकल कॉम्प्रोमाइज की अगर बात की जाए, स्टेटमेंट पुशेस फॉर 2 स्टेट सॉल्यूशन, ठीक है। अब 2 स्टेट सॉल्यूशन की अगर बात की जाए तो इसके अंदर आपका यरूशलेम भी आ जाएगा, इसके अंदर आपका गजा स्ट्रिप भी हमें देखने को मिल सकता है, वेस्ट बैंक भी इसके अंदर इंक्लूड है, ठीक है। तो यह चीज है। तो यहां पर अगर देखा जाए तो भाई 2 स्टेट सॉल्यूशन की बात की गई, ठीक है। लेकिन ईरान और इट्स अलाइज प्रेफर अ सिंगल, लेकिन ईरान जो है यहां पर तहफुजात है ईरान को बेसिकली क्यों है, इस चीज को आपने अंडरस्टैंड करना है। देखिए सबसे पहले एग्जांपल अगर लेते हैं यहां पर यूनिफाइड स्टेट इक्वल राइट्स, एक ही स्टेट होनी चाहिए, तमाम लोगों को इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। केस स्टडी हमारे पास क्या रहेगा यहां पर, पोस्ट अपार्थाइड साउथ अफ्रीका केस। साउथ अफ्रीका के अंदर क्या हुआ, जो है व्हाइट और ब्लैक के दरमियान में हमें यहां पर डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिली, लेकिन वहां पर भी 2 स्टेट सॉल्यूशन नहीं निकला, वहां पर भी सिंगल स्टेट ही रही, ठीक है। अब सिंगल स्टेट रही तो वहां पर फिर जो है सबको इक्वल राइट्स दिए गए, ठीक है। अब यही बात यहां पर की जा रही है पैलेस्टाइन वाले केस के अंदर, ठीक है। लेकिन ये ईरान कैन एक्सेप्टेड दिस ड्राफ्ट टू फोर्स यूनिफाइड फ्रंट,
ठीक है, ये चीज हमें यहां पर देखने को मिले। उसके अलावा अगर देखा जाए तुतसी और हुटो हमें जो देखने को मिल रहा है, रिवांडा और कोंगो वाला जो मैटर हुआ है, यहां पर 2 स्टेट सॉल्यूशन होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। वहां पर कोंगो के अंदर भी यहां पर रूल किया जा रहा है, रिवांडा के अंदर भी रूल किया जा रहा है। इसकी पूरी मैंने हिस्ट्री को कवर किया हुआ है, आप लास्ट में वो लेक्चर देख सकते हैं। ठीक है, डिप्लोमेटिक शिफ्ट फॉर इंडिया एंड यूएई, आपने इस चीज को अंडरस्टैंड करना है कि बेसिकली इंडिया को यह स्टांस क्यों लेना पड़ा यहां पर के इंडिपेंडेंट पैलेस्टीनियन स्टेट के, है ना। जैसे मैंने पहले कहा, इंडिया किसके क्लोज है? इजराइल। इजराइल और यूएई, यूएई किसके क्लोज है? इंडिया, इजराइल और यहां पर यूएसए के साथ। अब यहां पर यह भी कहा जा रहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू ने यहां पर सीक्रेट विजिट भी किया यूएई का। तो यहां पर आपको चेंजिंग देखने को मिलेगी, किस तरह जियोपॉलिटिकल शिफ्ट हमें देखने को मिल रहा है। यूएई ने क्या किया, यहां पर ओपेक से एग्जिट मारा। इसके अलावा भी देखा जाए, इजराइल के साथ अब्राहम अकॉर्ड है, I2U2 मीटिंग है, जैसे हम अभी सोमालीलैंड की बात कर रहे थे, तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिल सकती है। तो अब यहां पर जो है गेम किस तरह चेंज हो रही है कि एकदम से जो है आपको पता है कि यहां पर जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि ब्रिक्स के अब यूएई, ईरान, इथोपिया और यहां पर जो है वो कह लें इंडोनेशिया, ये जो है यहां पर इस ब्रिक्स के जो है यहां पर मेंबर है। ठीक है, तो अब यहां पर जो है वो इंडिया ने एकदम से अपना स्टांस जो है वो चेंज कर दिया कि यहां पर बात कर रहा है 2 स्टेट सॉल्यूशन की। और ये पहली दफा ऐसा हुआ, हालांकि आप देखें कि वो इंडिया के वो इजराइल के साथ स्टैंड कर रहा है। कभी भी जो है यहां पर फेवर में बात नहीं की गई कि यहां पर जेनोसाइड हो रही है या इतने लोग या इतने पैलेस्टीनियंस मारे गए। ठीक है, हालांकि वो इजराइल का जब नरेंद्र मोदी ने विजिट किया, उसके 48 आवर्स के बाद जो है आपको 28 फेब के जो है यहां पर अटैक देखने को मिला। ठीक है, ईरान के अंदर। तो यही चीज है। तो अब आपने ये चीज अंडरस्टैंड करें। इंडिया प्रायोरिटी की बात की जाए, मार्क्स अ न्यू दिल्लीज फर्स्ट मेजर प्रो पैलेस्टाइन स्टेटमेंट सिंस प्राइम मिनिस्टर मोदी इनिशियली प्लेज टोटल सॉलिडारिटी विद इजराइल। तो किसके साथ से सारी सॉलिडारिटी बेसिकली इजराइल के साथ है। ठीक है, तो अब यूएई स्टांस क्या है? यूएई का यहां पर थोड़ा सा हमें मदम देखने को मिला। उसकी वजह क्या थी कि यहां पर ईरान ने यूएई के ऊपर अटैक किया। ठीक है, तो अटैक किया तो यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर्स के ऊपर भी अटैक किया, अगर सब कुछ हुआ। लेकिन अब ईरान जो है सऊदी अरेबिया के करीब आता हुआ नजर आ रहा है, उसके बाद टर्की के करीबी और पाकिस्तान के करीबी। तो यहां पर यूएई ने क्या किया, ओपेक से तो एग्जिट मारा, लेकिन यहां पर भी थोड़ा सा उसने जो है अपना हाथ होला रखा। ठीक है, इस चीज में तो फोर्स्ड यूएई टू पब्लिकली बैक्ड पैलेस्टाइन डिस्पाइट इट्स ग्रोइंग क्वाइट अलाइनमेंट किसके साथ है? बेंजामिन नेतन्याहू, क्योंकि अभी जो है सीक्रेट विजिट भी देखने को मिला यहां पर यूएई के अंदर। ठीक है, नेतन्याहू का। स्ट्रेटेजिक सक्सेस की बात की जाए, गेटिंग इंडिया एंड यूएई टू साइन ड्राफ्ट हैवीली क्रिटिकल ऑफ इजराइल इज कंसीडर्ड एज ए मेजर डिप्लोमेटिक फीट। ठीक है, तो अब यहां पर जो स्टांस लिया गया ना पैलेस्टाइन के फेवर के अंदर, तो यहां पर इजराइल को एक साइड पर रखकर लिया गया। यहां पर आपने जो है ना जियोपॉलिटिक्स को अंडरस्टैंड करना है कि नेशनल इंटरेस्ट को सामने रखते हुए किस तरह पॉलिसी को शेप जो है वो दिए गए, है ना। तो अब ये चीज है, अब यहां पर आपने अंडरस्टैंड करना है कि की डिमांड्स ऑफ रेजोल्यूशन ये क्या है। इसके अंदर सबसे पहले तो ये बात की गई कि सीज फायर होनी चाहिए, उसके बाद ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस होनी चाहिए यहां पर पैलेस्टाइन के अंदर। ठीक है, ये भी एक चीज है। तो डिमांडेड इमीडिएट सीज फायर, फुल इजरायली विड्रॉल। ठीक है, पूरा इजराइल को यहां पर जितनी फोर्सेस है उसको विड्रॉ करना पड़ेगा यहां पर। ठीक है, उसके बाद जो है अनहिंडर्ड एड, ठीक है, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस की बात की जा रही है। वाइल कंडेमिंग द यूज ऑफ द स्टारवेशन एज ए वॉर, कि जिस तरह यहां पर भूख को एज ए जंग यहां पर इस्तेमाल किया गया। ठीक है, टूल यूज किया गया। यूएनओ मेंबरशिप की बात की जाए तो यहां पर यहां तक भी बात हुई कि इसको यूएनओ के अंदर सपोर्ट फुल सपोर्ट फॉर पैलेस्टाइन्स फुल यूएनओ मेंबरशिप एंड इंक्लूजन इन इंटरनेशनल फाइनेंशियल बॉडीज। ठीक है, तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल बॉडीज के अंदर भी इसको इंक्लूड किया जाना चाहिए और यूएनओ का मेंबर भी बनाया जाना चाहिए। ये सारी चीजें हमें यहां पर देखने को मिल रही है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद अगर देखा जाए तो जिस तरह यहां पर एक और चीज भी है कि जिस तरह यूएनओ का सिक्योरिटी काउंसिल है और उसके बाद जनरल असेंबली की जितने भी रेजोल्यूशंस हैं, उसके अलावा अरब पीस इनिशिएटिव की जो भी यहां पर हमें सजेशंस मिली वो सारी, इनको अगर देखा जाए तो यहां पर बात की जा रही है इंडिपेंडेंट पैलेस्टीनियन स्टेट की। ठीक है, तो 2 स्टेट सॉल्यूशन होना चाहिए। ठीक है, ईरान का क्या यहां पर था स्टांस, वो भी मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब ईरान से रेजिस्टेंस की अगर बात की जाए, ग्लोबल रिपल इफेक्ट्स की, डिफाइंग द न्यू कॉन अगर प्लान की बात की जाए, एनालिस्ट व्यू ईरान एज द लास्ट रिमेनिंग टारगेट ऑफ द हिस्टोरिक यूएस और जायनिस्ट प्लान टू डिसमेंटल इंडिपेंडेंट मुस्लिम स्टेट्स लाइक किस तरह इराक, लीबिया और सीरिया। ये सारे जो है आपके सामने ये केसेस जहां पर जो है वो इजराइल क्या कर रहा है, यहां पर अपना टेरिटोरियल एक्सपेंशन कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर वो अटैक्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद अगर बात की जाए ग्लोबल इंपैक्ट की,
ठीक है। तो अब ग्लोबल इंपैक्ट के अंदर क्या है, ईरान बैटलफील्ड एंड डिप्लोमेटिक रेजिलियंस हैज फोर्स्ड रीजनल लेगड इंडिया एंड यूएई टू पॉज देयर क्लोजनेस विद इजराइल। तो यहां पर जो है ब्रिक्स के एज ए मेंबर होने के नाते ईरान जो है, ठीक है, यहां पर क्वेश्चन, अब ईरान क्या है, ईरान किसके क्लोज है, यहां पर चाइना और रशिया के क्लोज है, ठीक है। तो अब यहां पर जो है कहीं ना कहीं पे ईरान भी तो ये चाहेगा ना कि जिनकी जो क्लोजनेस है यहां पर इजराइल के साथ वो भी यहां पर कम हो, क्योंकि अगर यहां पर देखा जाए तो इंडिया की जो पॉलिसी आप देखें चेंज किस तरह हो रही है, चाहे उनको यहां पर चाबहार पोर्ट के ऊपर काम करने का मौका मिला, यहां पर वो क्या किसके काउंटर वेट में था, यहां पर सी पैक के काउंटर वेट में था या गवादर के काउंटर वेट में था, है ना। इन्होंने क्या किया, यहां पर चाबहार के ऊपर जो है इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया इंडिया ने, ताकि हम सेंट्रल एशिया तक पहुंच जाएंगे। जैसे ही यहां पर जो हमें वॉर स्टार्ट होते हुए नजर आई और जिस तरह रजीम चेंज की बात की है, तो यहां पर इससे पहले जो है इंडिया को 6 मंथ की एग्जाम्पशन मिल चुकी थी चाबहार पोर्ट के ऊपर। जो ईरान की बात की जा रही है, जो ईरान और ग्वादर की तकरीबन 70 to 76 किलोमीटर हमें जो है वो डिस्टेंस देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो यहां पर फिर 6 मंथ की एग्जाम्पशन दी गई यूएसए की तरफ से, किसको, इंडिया को, कि आप काम कर सकते हो चाबहार के ऊपर। लेकिन उसके बाद फौरन यहां पर वॉर स्टार्ट होगी तो इंडिया ने यहां पर विड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो अब आप देखें कि यहां पर इतनी देर से जो वॉर 28 फेब से हमें देखने को मिल रही है, तो इंडिया का कहीं पर भी रोल देखने को नहीं मिल रहा। पाकिस्तान एज ए मीडिएटर, ब्रोकर, फैसिलिटेटर रोल प्ले कर रहा है, लेकिन इंडिया को देखने को नहीं मिल रहा। लेकिन इंडिया ने एकदम से अपनी पॉलिसी को चेंज किया। यहां पर ब्रिक्स की जो यहां पर मीटिंग होती है, इसके अंदर जो है यहां पर जो वो पैलेस्टीनियन स्टेट की जो है यहां पर बात करता है, ये चीज है बेसिकली, ठीक है। तो यहां पर जो है अगर देखा जाए तो ईरान नहीं चाहता कि यहां पर जो है बेसिकली इनके क्लोजनेस हो इजराइल के साथ। इंपॉर्टेंट प्रो पैलेस्टाइन शिफ्ट ग्लोबली, ठीक है, सच एज यूके वाला क्या मैटर है, यूके हाई कोर्ट ने जो अभी यहां पर जो केयर स्टारमर जो यूके के प्राइम मिनिस्टर है, उनकी तरफ से जो हमें केस देखने को मिला है, जिस तरह जो पैलेस्टीनियन स्ट्राइक्स कह सकते हैं या प्रोटेस्ट जो यहां पर यूके के अंदर देखने को मिले, तो उसके ऊपर बेसिकली बैन लगा दिया गया था। ये 2024 वाला केस है, ठीक है। जो भी प्रोटेस्ट किए जा रहे थे या स्ट्राइक्स की जा रहे थे, उनके ऊपर बैन लगा दिया गया। तो यहां पर हाई कोर्ट की तरफ से जो बेसिकली यहां पर जो केयर स्टारमर की तरफ से केस था, उसको मुस्तरद कर दिया, नल एंड वॉइड कर दिया। भाई यूके तो पहले यहां पर बात करता है, फ्रीडम की बात करता है, लिबर्टी की बात करता है, और आप किस चीज की यहां पर बात कर रहे हो। तो हाई कोर्ट ने फिर यहां पर क्या किया, इसको स्ट्राइक डाउन कर दिया ऑफ द बैन ऑन द पैलेस्टीनियन एक्शंस। तो ये चीज हमें यहां पर देखने को मिल सकती है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आपने लाजमी नोट करना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं वोकैब की। आपको पता है कि हम वोकैब यहां पर डेली बेसिस के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। 10 वर्ड्स हम यहां पर डिस्कस करते हैं और 10 के साथ हमारे 2 सिनोनिम्स भी होते हैं एंड 2 एंटोनिम्स भी होते हैं, ठीक है। तो आप अपने डेली बेसिस के ऊपर वोकैब जो है वो कंपाइल कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास जो वर्ड इधर रहने वाला है वो क्या है, इंट्रेंचमेंट। इंट्रेंचमेंट मींस क्या रहेगा, यहां पर फर्म एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एन एटीट्यूड, सिस्टम और पोजीशन। बात की जा रही है यहां पर मजबूत जड़ पकड़ लेने को बोला जा रहा है, चाहे एटीट्यूड है, सिस्टम है या पोजीशन है, ठीक है। तो सिमिलर मीनिंग क्या बनेगा, एस्टैब्लिशमेंट या रूटिंग बोलेंगे। ऑपोजिट क्या बनेगा हमारे पास, वीकनिंग और रिमूवल, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा यहाँ पर, क्लूडेड। क्लूडेड बहुत इजी वर्ड है, सीक्रेटली कोऑपरेटेड फॉर डिसीटफुल पर्पस, ठीक है। आप ये भी कह सकते हैं कि धोखाधड़ी वाले मकासद के लिए खुफिया तौर पर तावन करने को बोला जाता है, या खुफिया साजबाज करने को भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। तो सिमिलर मीनिंग क्या बनेगा, कंस्पायर्ड या कोऑपरेटेड। उल्टा क्या बनेगा, ऑपोजिट हमारे पास अपोज्ड या रेजिस्टेड, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा यहाँ पर, अनवेवरिंग। अनवेवरिंग मींस क्या है, स्टडी या नॉट चेंजिंग को बोला जाता है, साबित कदमी के साथ, ठीक है, मुस्तकिल मिजाजी के साथ। स्टेडफास्ट बोल सकते हैं या रेजुलेट। उल्टा क्या बनेगा, ऑपोजिट हमारे पास वेवरिंग या अनसर्टेन, गैर यकीनी सूरत भी आप बोल सकते हैं यहाँ पर। तो नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा, सरकमवेंट। सरकमवेंट मींस क्या रहेगा यहाँ पर, टू अवॉइड और फाइंड अ वे अराउंड, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर जो है बाईपास करने को बोला जाता है या बच कर निकलने को बोला जाता है, ठीक है। तो अवॉइड या बाईपास, ऑपोजिट क्या बनेगा, कन्फ्रंट या ओबे, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा, विंडिकेट। बहुत इजी वर्ड है बेसिकली, विंडिकेट टू क्लियर फ्रॉम ब्लेम और जस्टिफाई, बेगुनाह साबित करने को बोला जाता है, ठीक है। जस्टिफाई या एक्यूट बोलेंगे, ठीक है, इल्जाम से बरी होना। उल्टा क्या बनना यहाँ पर हमारे पास, कंडेम करना या हमारे पास इनक्रिमिनेट आप इसको बोलेंगे, ठीक है। वर्ड हमारे पास क्या रहेगा, डेलिब्रेशन। डेलिब्रेशन मींस होता है बेसिकली केयरफुल कंसिडरेशन बोला जाता है, एहतियात के साथ गौर फिक्र करना, सोचो विचार करने को बोला जाता है, बिफोर डिसीजन, फैसले से पहले, ठीक है। तो कंसिडरेशन आप बोल सकते हैं या रिफ्लेक्शन। ऑपोजिट क्या बनेगा, इंपल्सिवनेस बोलेंगे या आप हेस्ट इसको बोलेंगे, ठीक है।
नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा, अबियंस। अबियंस मीन्स क्या रहेगा, यहाँ पर टेम्परेरी सस्पेंशन और इन एक्टिविटी आप बोलेंगे, ठीक है। बेसिकली ताउतल का शिकार हो जाना या सस्पेंड कर देने को बोला जाता है। तो यहाँ पर आप इसको क्या बोल सकते हैं, सस्पेंशन या बोल सकते हैं यहाँ पर डोरमेंसी। ऑपोजिट क्या बनेगा, कॉन्टिन्यूएशन या एक्टिविटी आप इसको बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा, एस्क्यूड। एस्क्यूड बहुत इजी वर्ड है, डेलिबरेटली अवॉइडेड और एब्सटेंड फ्रॉम, ठीक है। जानबूझकर जो है वो इज्तनाब करना या परहेज करने को बोला जाता है, ठीक है, अवॉइड करना। तो यहाँ पर क्या बनेगा, अवॉइडेड या शन्ड। ऑपोजिट क्या बनेगा, एम्ब्रेस्ड, गले लगा लेना या एक्सेप्ट करना, ठीक है। सेकंड लास्ट हमारे पास वर्ड कौन सा रहेगा, वेमेंट। वेमेंट बहुत इजी वर्ड है, शोइंग स्ट्रॉन्ग इमोशंस और फोर्स को बोला जाता है, ठीक है। तो इंटेंस, शदीद किस्म का, फोर्सफुल, ठीक है। ऑपोजिट क्या बनेगा, माइल्ड या वीक, बिल्कुल कमजोर, ठीक है। लास्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा, प्रोस्क्रिप्शन। प्रोस्क्रिप्शन बहुत इजी है, ऑफिशियल बैन को बोला जाता है बेसिकली, या प्रोहिबिशन आप बोल सकते हैं, ठीक है। प्रोहिबिशन या बैन। ऑपोजिट क्या बनेगा, परमिशन देना या अप्रूवल, ठीक है। तो आई होप आपने लेक्चर को अंडरस्टैंड किया होगा एंड थैंक यू सो मच।